Good evening, friends. Welcome back, all of you. In this question series, we are going to discussing and as well as we are going to be playing a game, and almost 30 plus videos are already uploaded in my channel. And if you want to know some more or advanced level questions for preparation of UPSC and some other competitive examination, I definitely say it will be very helpful for you. So go into my playlist and watch this video. देखिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की नई सीरीज। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए है और स्टेप्स टुवर्ड द सक्सेस का एक कदम आगे की ओर। चलिए पहला प्रश्न आपके सवाल इस प्रकार है। फेस्टिवल एक तरफ दिया हुआ है और उससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बात है। रथ यात्रा, क्या ये फेस्टिवल लॉर्ड जगन्नाथ के लिए है? परशुयाना एक एनुअल फेस्टिवल है जैन का। लोसार सिंधी, क्या ये न्यू ईयर है? और चेटी चांद, क्या ये तिब्बतन न्यू ईयर है? कौन सा इसमें मैच है? ध्यान से सुनिए। रथ यात्रा, लॉर्ड जगन्नाथ, परशुयान एनुअल फेस्टिवल ऑफ जैन, लोसार सिंधी ये न्यू ईयर है, या फिर चेटी चंद ये तिब्बतन न्यू ईयर है? कौन सा मैच है बताइए। इसका सही जवाब केवल और केवल एक और दो मैच है। रथ यात्रा जो कि जगन्नाथ में बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है, और दूसरा परशुयान जो है वो एनुअल फेस्टिवल है जैनों का। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। रथ यात्रा, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। रथ यात्रा और द चैरियट फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेक्स प्लेस वंस इन अ ईयर इन द होली टाउन पुरी। नेक्स्ट, Paryusana. The annual festival of Jain is called Paryusana. It is celebrated for the 8th day in the month of the Bhadrapada. That means अगस्त और सितंबर को हम लोग भद्र जो भादो बोलते हैं जनरली, by the Swetambara sect. Digambar sects celebrate the festival for 10 days. Losar, it is one of the main festivals celebrated across the Arunachal Pradesh as it marks the Tibetan New Year that resonated with the large Tibetan and Buddhist communities that inhabit the region. और चेती चंद जो है, दिस इज ओकेजन ऑफ सिंधी न्यू ईयर एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये चेती चांद। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र का पहला दिन जो होता है चैती चांद इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर्स ऑफ द बर्थ ऑफ झूलेलाल, क्या नाम है पता नहीं, द पैट्रोन सेंट ऑफ द सिंधीज। आपके लिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ दिस नॉट वन ऑफ द 8 कंपोनेंट ऑफ योग एज डिस्क्राइब बाय द पतंजलि। पतंजलि के जो 8 कंपोनेंट था उनमें से कौन सा योग का डिस्क्रिप्शन इस पतंजलि में नहीं है? चलिए, यम, नियम, आसन, मुलाहारा। चलिए, ये तो हल्का प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको पता चल चुका होगा, मुलाहारा। ऐसा कुछ नहीं है। अदर कंपोनेंट जिसमें कि प्राणायाम है, प्रत्याहारा है, धारण है, ध्यान है, समाधि है। दीज आर द पार्ट ऑफ द योग सूत्र ऑफ पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया है, विच वॉज द मोस्ट ट्रांसलेटेड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इन मेडाइवल एरा, having been translated into about 40 Indian language and 2 non-Indian language, Old Japanese and ये लिखा जावनीज एंड अरेबिक। अगला है, एक तरफ फोक म्यूजिक है, दूसरा तरफ जगह का नाम दिया हुआ है। गुलजार या गुलराज कश्मीर से है क्या? मांड इससे राजस्थान, भैताली इससे बंगाल। कौन सा इसमें से करेक्टली सही है बताइए। चलिए, इसका सही जवाब है सभी के सभी इसमें सही है, सभी मैच है। ये गुलराज जो है कश्मीर से है, कश्मीर का फोक म्यूजिक है। मांद जो है राजस्थान से है, और बैताली जो है बंगाल से है। कश्मीर गुलराज इज यूजली ए फोक लोर, राजस्थानी फोक सॉन्ग सच एज मंड और भैताली
या बैताली ऑफ बंगाल आर पॉपुलर ऑल ओवर द इंडिया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्ध। स्तूप एट द बोध गया वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्ध फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। द बुद्ध टॉट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेसेस। कौन सा इसमें सही है? बहुत ही हल्का प्रश्न है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। करेक्ट आंसर केवल और केवल बी है, क्योंकि पहला स्थान सारनाथ था जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। स्तूप एट द सारनाथ वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्ध फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और 3 और ऐसे विषय हैं या उनके जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने भेजना है। कृपया करके आप इसके बारे में लिखिए। जैसे उन्होंने गृह त्याग किया तो क्या हुआ, जब उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की तो उसे क्या कहा जाता है, और फाइनली जब उनका देहांत हो गया तो उसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म के संबंध में। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 महत्वपूर्ण घटना को अलग अलग दर्शन के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आप उसे लिख भेजिए। चलिए अगला प्रश्न है, मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियन संस्कृत, written in Sanskrit and compiled between the 2nd century BCE and 2nd century CE. Consider the following statement about मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में कौन सा कथन आपके लिए इनकरेक्ट है? It gives the equal right to women on the paternal property and resources. It strongly opposes the Varna system. चलिए मेरे ख्याल से इससे और इजी प्रश्न नहीं हो सकता है, और आप जानबूझकर आपके इसका सही जवाब सी। ऑफकोर्स आप तो जानते हैं मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना विरोध किया और गुस्सा कराकर उन्होंने उसके जला भी दिया था। इस प्रश्न को लेकर कहीं ना कहीं अभी हाल में चर्चा में है, क्योंकि केबीसी में अमिताभ बच्चन के द्वारा इस प्रश्न को प्रस्तुत करना कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ गया। देखिए आप, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द पैटर्नल जो संपत्ति होता है वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमोंगस द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। माता पिता के मृत्यु के पश्चात जो धन और संपत्ति, जो पैटर्नल संपत्ति होता है जिसको हम लोग कहते हैं बपोती या फिर वो जो पैतृक संपत्ति होते हैं, उनका बंटवारा पुत्रों के बीच होता है, ना कि बेटियों के बीच। विद द स्पेशल शेयर ऑफ एल्डेस्ट वुमेन कुड नॉट क्लेम। महिलाएं तो इसमें क्लेम ही नहीं कर सकती है। तो समझ सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो जड़ से ही है। हमारे अंदर आज जो महिलाओं के बीच इतना डिवीजन है, महिलाएं को कितना शोषण का सामना करना पड़ता है, उनके साथ कितना मतलब एक तरह से ताम झाम लाद दिया गया है उन पर, और कैसे समाज धीरे धीरे अब डेवलप होकर अब विकसित होता जा रहा है, ये निश्चित रूप से उन समाज की बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए मनुस्मृति जो BCE में लिखा गया था और आज की मनुस्मृति के अगर विचारों को उस पर अगर महिलाओं को लादने की कोशिश किया तो निश्चित रूप से एक तरह से पूरी तरह से ये संविधान के खिलाफ है। मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स। चंडालों के बारे में लिखा गया मनुस्मृति में। दे हैड टू लीव आउटसाइड द विलेज। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, wear clothes of the dead and ornaments of iron. They could not walk about in villages and cities at night. They had to dispose of bodies of those who had no relatives and serve as executioners. नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज या आर यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर? राइजोबियम, एजो पायरोलियम, एजोटोबैक्टर और माइक्रोराइजिया। ये पहले हो चुका है मेरे ख्याल से, इसका सही जवाब आपको पता होगा। और इस सब के प्रश्न में मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप हमेशा सभी के साथ जाइए, 1 2 3 4 सभी के सभी। बायो फर्टिलाइजर एक ऐसे पदार्थ होते हैं विच कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मैन अप्लाइड colonize the rhizosphere or the interior of the plant and promotes the growth by the increasing the supply or the availability of the primary nutrients or to the host plant. There are 5 biofertilizer जैसे कि राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्फेरिलियम, phosphate solubilizing bacteria, mycorrhiza, which have been incorporated in India's fertilizer control 1985. Rhizobium, Azotobacter, Azosphaerium and blue-green algae have been traditionally used as a biofertilizer. Blue-green algae such as Nostoc, Anabaena, Tolifortix, Olussoria fix atmospheric nitrogen. ये नाइट्रोजन के एटमॉस्फेरिक में जो फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसकी में भूमिका भी निभाता है।
कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी के बारे में बताना है आपको। आईपीसीसी दैट मीन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज ए यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। IPCC does not conduct its own research. It was created by UNDP 1988 में। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बताइए। चलिए, 3 स्टेटमेंट गलत है। ये UNDP के द्वारा क्रिएट नहीं है, तो आप काट दीजिए। और इसका सही जवाब है बी, 1 और 2। IPCC was created to provide policymaker with regular scientific assessment on climate change, its implication and potential future risks, as well as to put forward adaptation and mitigation options. The assessment reports are the key input into the international negotiation to tackle the climate change created by United Nations Environment Program, UN Environment जिसको बोलते हैं, और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1988 में क्रिएटेड किया गया था UN और WMO के द्वारा, ना कि UNDP के द्वारा। IPCC के अभी वर्तमान में 195 मेंबर्स हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू या रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रैफिक के बारे में पूछना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या ट्रैफिक UNEP के अंडर में मतलब सारी क्रियाविधि करता है। मिशन ऑफ ट्रैफिक इज़ टू इंश्योर द ट्रेड इन द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सा कथन सही है। चलिए, आई थिंक ए गलत है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऐसा ट्रैफिक ऐसा कुछ नहीं है, तो ए को काट दीजिए। तो बी इज़ द राइट आंसर। इट इज़ ए NGO है। ट्रैफिक इज़ ए NGO नॉट अ ब्यूरो अंडर द UNEP। पहला स्टेटमेंट कि ये NGO है, ना कि कोई ब्यूरो है। ट्रैफिक इज़ गवर्न बाय द ट्रैफिक कमिटी। इट स्टीयरिंग ग्रुप कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रैफिक पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि WWF है, IUCN है। इट वर्किंग ग्लोबली ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क्स, स्पेशलाइजिंग इन इन्वेस्टिंग analyzing wildlife trades, trend, patterns, impact, and drivers to provide the leading knowledge based on trade in the wild animals and plants. Question number 4. The phenomenon of increasing concentration of a substance such as toxic chemical in the tissue of a tolerant organism at successively higher level in a food chain is called as, it's a bioaccumulation, it's a biodilution, it's a biomagnification, it's a biosparking या sparking। चलिए, ट्रैफिक लेवल सी इज द राइट आंसर। बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन ऑल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीजिंग concentration of a substance such as a toxic chemical like DDT in the tissue of a tolerant organism at successively higher level in a food chain। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के पश्चात एक स्तर से दूसरे स्तर में जैसे जैसे प्रवेश करता है वो मनुष्यों के शरीर में बढ़ता चला जाता है। अगर वो मछली के द्वारा ग्रहण किया गया हो तो मछली का उपभोग आगे उच्च जीव वाले चाहे मनुष्य करेंगे तो मनुष्य में उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यही है बायो मैग्निफिकेशन। But bioaccumulation is something different from biomagnification. You know about that. What are the difference between biomagnification, bioaccumulation? Can you write it about something 2 or 4 lines and send it about me? Okay, next question. Consider flowing pairs terms sometimes origins and their origin. ये जो annexure 1 countries है, क्या ये कार्टागोना प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है?
सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, क्या ये नगोया प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है? कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है? चलिए बताइए। इसका जवाब है, चूंकि एनेक्चर 1 इससे कार्टोलिना गलत है, सर्टिफाइड ये नगोया गलत है, और केवल इसका 3 सही है। देखिए, पार्टीज टू द यूएनएफ ट्रिपल सी आर क्लासिफाइड एज, जो यूएनएफ ट्रिपल सी के जो पार्टीज है, मेंबर है, उसको एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 और नॉन एनेक्चर 1 में भी रखा गया है। एनेक्चर 1 पार्टीज इंक्लूड द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज दैट वेयर मेंबर्स ऑफ द ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन 1992, प्लस countries with economies is in transition, including the Russian Federation, Baltic states, several Central and Eastern European states. Certified emission reduction are a type of emission unit or carbon credits used by the Clean Development Mechanism (CDM), Executive Board for the emission reduction achieved by the CDM project under the rules of the Kyoto Protocol. Next question, which of the following are compulsory provisions of 73rd Constitutional Amendment Act, 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत आपको पता है जो कंपलसरी अमेंडमेंट किया गया था, कंपलसरी प्रोविजंस क्या क्या है? रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत फॉर ऑल द 3 लेवल्स, ग्रांटिंग पावर एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू इनेबल देम टू द फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, granting financial power to the panchayat to levy, collect the appropriate taxes, duties, tolls and fees, fixing tenure of 5 years for panchayat at all levels, that holding the fresh election within 6 months in the event of suppression and panchayat. कौन सा कथन? कंपल्सरी प्रोविजन की बात कर रहे हैं हम लोग। पंचायतों का जो गठन हुआ था, जो हम लोग जिसको हम लोग 3rd टियर बोलते हैं, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा एक तरह से गांधी जी के सपने को एक आधार मिला था, बल। इसमें तो आप जानते ही हैं कौन सा सही है। इसका सही जवाब है डी। जी हाँ, एब्सोल्युटली डी इज़ द राइट आंसर। 4 और 1 एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। हालांकि ये स्टेटमेंट आंसर गलत दिया हुआ है, 4 होगा, 1, 4 आर करेक्टली कंपलसरी एंड 2 और 3 आर वॉलंटरी। इंडिया का फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन झूठ मूठ का बकरे छोड़िए। कंसिडर द सेकंड क्वेश्चन। With the reference to the Gram Nyalaya Act, which of the following statement is are not correct about? Presiding officer, न्यायाधिकारी shall be appointed by the Gram Panchayat with the consultation of the state government. As per the Act, Gram Nyalaya can hear only civil cases, not criminal cases. The Act allows local social activities as mediator या reconciliators, which are correct about the given statement. ग्राम न्यायालय के बारे में समझिए तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल सकता है कि आप 2 के बारे में सोचिए कि क्या इसको केवल और केवल सिविल न्यायालय की शक्ति है, क्रिमिनल शक्ति नहीं दी गई है। थिंक अबाउट दैट। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। ये इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जी हाँ, आपने सही समझा, 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 हैज़ बीन इनेक्टेड टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजन्स एट देयर डोर स्टेप। घर के दरवाजे तक उसको न्याय मिल पाए गरीब लोगों को। टू इंश्योर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू द सोशल, इकोनॉमिक और अदर डिसएबिलिटीज़। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से अगर किसी तरह से आप कमज़ोर हैं तो इस कमजोरी के बहाने आपसे न्याय कहीं दूर ना हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए 2008 में ग्राम न्यायालय एक्ट पास करके प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना हो। उसके कुछ कार्य इस प्रकार हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको हम लोग न्यायाधिकारी बोलते हैं, शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ध्यान रहे, इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, वो भी हाई कोर्ट के परामर्श के बाद। दूसरा है, ग्राम न्यायालय शेल बी ए मोबाइल कोर्ट एंड शेल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। ये क्रिमिनल और सिविल कोर्ट दोनों मामलों को देख सकता है।
ग्राम न्यायालय shall try to settle the dispute as far as possible by bringing about the conciliation between the parties, and for this purpose it shall make use of the conciliator to be appointed for this purpose। और इसके इसलिए मध्यस्थ की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? फंडामेंटल राइट आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, मतलब पवित्र नहीं है। फंडामेंटल राइट्स promote the ideal of the political democracy। 6, guaranteed by Article 19 can be suspended when the emergency is declared on the grounds of the external aggression and armed rebellion। Laws made to enforce fundamental rights can be made only by the parliament, not by the state legislature। चलिए, आपको मेरे ख्याल से इसका सही जवाब मिल चुका होगा। जी हाँ, अगर आपने इमरजेंसी के प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ा है, 352, 358, 359, तो आपको डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका सही जवाब है सी। और 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली एंड ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। इसको हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म रिबेलियन। इंटरनल इमरजेंसी में कभी भी आपके जो निस्प के तहत जो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो ऑटोमेटिक सस्पेंडेड हो जाते हैं, इसमें राष्ट्रपति की कोई घोषणा की जरूरत नहीं होती है, जिसका जिक्र आर्टिकल 358 में 358 में किया गया है। और इसमें क्या होता है, आपके मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाते हैं। लेकिन अगर या तो इमरजेंसी का प्रोविजंस, अगर वो एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, और तीसरा बात ग्राउंड आर्म रिबेलियन हो जाए, दैट मीन इंटरनल इमरजेंसी जो है, तब जाके राष्ट्रपति को 359 के तहत अधिकार है कि वो चाहे तो एक अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से विभिन्न मौलिक अधिकारों को 20 और 21 को छोड़ दिया जाए। उसके बाद जितने भी मौलिक अधिकार है उसको चाहे तो वो रोक दे सकते हैं, आपको न्यायालय में जाने से रोक सकते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल आप जानिए, 352 पढ़िए, 358 पढ़िए, 359 पढ़िए, इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़िए, और मुझे लिख भेजिए कि वैसे 2 कंडीशन का जिक्र कीजिए कि जिसके तहत आपको ये पता चले कि देश में इमरजेंसी 365 जो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत होता है, उसके 2 कारण बताइए जिसके तहत राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक तक रह सकता, 1 वर्ष से अधिक तक रह सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर एज द पार्लियामेंट्री मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। क्या ये पार्लियामेंट्री फिक्स करता है कि कितने नंबर होंगे इलेक्शन कमीशन में? इन द केस ऑफ डिफरेंसेस द ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इज द मैटर इज रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट। क्या अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच विचारों को लेकर अगर तानागीची हो जाए, विवाद हो जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ता है? द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। क्या ये, ध्यान सुनिए, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बट आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमिश्नर, शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, यस और नॉट? इनकरेक्ट पूछा गया है। दिस इज गुड क्वेश्चन एंड टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन है ये सब। आपको अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में बारीकी जानकारी होगी तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या करते हैं इसमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चलिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया होगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1 और 2 इनकरेक्ट है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो कि बनता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सच नंबर ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, ना कि पार्लियामेंट फिक्स करते हैं कि कितनी संख्या होगी, बल्कि राष्ट्रपति को दे दिया गया है पावर। दूसरा द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन द डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड two other election commissioner, the matter is decided by the commission by the majority। तब मेजोरिटी से निर्धारित होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC के बारे में बताना है, इसके कंपोजिशन के बारे में पूछा गया है कि इसके कंपोजिशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। क्या रिटायर ही हो सकते हैं या क्या ये जो पद में है वो नहीं हो सकते हैं क्या? मेंबर शुड बी ए सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
उसका बाद तीसरा है कि सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ओनली वन पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए सोचिए। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 ही इसका सही है। कमीशन इज जो एनएचआरसी है, एनएचआरसी कमीशन जो होता है एक मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें कि एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं, टोटल मिला के 5। द चेयरमैन शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इसके चेयरमैन होंगे। एंड द अदर मेंबर्स शुड बी सर्विसिंग, या सर्विस कर रहे हो, या रिटायर्ड जजेज होना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, और सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के। सर्विस हो या फिर सर्विंग कर रहे हो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के। एंड 2 पर्सन हैविंग नॉलेज, 2 ऐसे व्यक्ति जिनको ज्ञान हो, ख्याति प्राप्त हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट के बारे में विशेष जानकारी हो। गुप्ता पीरियड में या गुप्ता एम्पायर में ये भट्टकारा क्या था यार? परमा भट्टकारा या परम भट्टकारा, काउंसिल ऑफ द पीस एंड कन्फ्लिक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, इंचार्ज ऑफ ग्रेनरीज, या टाइटल अडॉप्टेड बाय द गुप्ता किंग्स। परम भट्टकारा, जी हाँ, ये एक टाइटल है जो कि किंगों के द्वारा, गुप्ता किंगों के द्वारा ये अपनाया जाता था। गुप्ता किंग्स पैट्रोनाइज ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। उन्होंने ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को प्रमोट किया, उसको पूजा, उसको बढ़ावा दिया। इन शॉर्ट में कहे तो पीरियड विद इट्स विटनेस द ascendancy of the Brahminical religious beliefs like Vaishnavism, Shaivism, Shakti worship. The rulers themselves were ardent worshipper of Vishnu and accepted Vaishnavite titles like Parama Virigavatta, Parama Bhattakaraka, so on, so on, so on. अगला प्रश्न है, चोल इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, अमोंग देम ये जो वेलाना वागी वाइज अ लैंड, क्या था वेलाना वागी? गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, डोनेटेड फॉर द जैन इंस्टीट्यूशन, बिलोंगिंग टू द नॉन ब्राह्मण पीसेंट प्रोपराइटर, या लेफ्ट फॉर ए फैलो कल्टिवेशन। वेलन बगई, ये वेलन बगई जो था एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा था या जो कि नन ब्राह्मण पीसेंट को की ज़मीन हुआ करती थी, प्रोपराइटर उन्हीं के होते थे। देयर बार मेजर कैटेगरीज, बहुत से कैटेगरीज हैं, देखिए याद करना पड़ेगा इस सब चीज़ों को। वेलन बगाई एक लैंड ऑफ नन ब्राह्मण या नन ब्राह्मणा प्रेजेंट प्रोपराइटर्स होता था इसका। ब्रह्मादेवा लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स। साला भोगा लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, साला पटसाला से आता, साला इससे ये ज़मीन जो है स्कूल से जुड़ा हुआ है। एगो है देवा दाना त्रिमुकंती लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स। एक है पल्ली चंचादनम लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनिकल्स, dynasties, historicals, histories, epics was the profession of who was the following? शर्माना, पारिवारकराजा, अगरहारिका, या मगाधा। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है डी, मगधा। मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनिकल्स, हिस्ट्रीज, डायनेस्टीज, एपिक्स, टेल्स वाज वर्क ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल जिसको कहते थे सूताज या फिर मगहार्स। इन द एंशियंट ट्रेडिशन, ट्रेडर्स voyages often refer which of these lands to Swarna Bhumi, the land of the gold, countries of the Southeast Asia, African nation, Sri Lankan island, European countries. It's a simple question है। स्वर्ण भूमि किसे कहते थे? तो ये तो ईस्ट
साउथ ईस्ट एशिया को ही कहेंगे। स्वर्ण भूमि विच मीन्स द लैंड ऑफ द गोल्ड is an ancient term for the Southeast Asia found in early Buddhist and Hindu literature. Question number 5 on screen. Which of the following books of ancient India has a lovely story of the sun, the founder of the Sunga dynasty? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूँ किसी और भी वीडियोज़ में, आप जाके देखिए। इसका आंसर सही होगा, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, अगर आपने सही पूर्वक ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इसका सही जवाब है मालविका अग्निमित्र, जिसके जो कालिदास इसके लेखक थे, जिसमें आपको पता होगा इट्स अ संस्कृत प्ले ऑफ कालिदास, कालिदास का एक नाटक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सम इवेंट्स ऑफ रेन ऑफ पुष्यमित्र सुंग। इट टेल्स स्टोरी द लव ऑफ अग्निमित्र द सुंगा एम्पायर एट विदिशा फॉर द ब्यूटीफुल हैंड मैडन ऑफ हिज चीफ क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI had introduced an incremental cash reserve ratio CRR for few years ago too. क्या था ये? इससे क्या होगा? केस, ये जो इंक्रीमेंटल केस रेशियो को लाया गया कुछ साल पहले, अलाउ बैंक टू कट डाउन देयर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स, एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम फॉलोइंग डीमोनेटाइजेशन, इंक्रीज द लोन लेबल फंड्स विद द RBI। केस रिजर्व रेशियो को लाया गया था, इंक्रीमेंटल केस रेशियो। चलिए, आई थिंक इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बाढ़ आ गई थी पैसे की बाजार पर, तो उसको एक तरह से ऑब्जर्व करने के लिए, लिक्विडिटी को सॉक करने के लिए इंक्रीमेंटल केस रिजर्व रेशियो मतलब 100% हो चुका था उस समय। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एडमिनिस्टर इंडिपेंडेंटली ऑफ CRR रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है PSL को। बैंक्स मस्ट banks must lend a portion of their deposit in the form of PSL. The recent move was not related to PSL. Priority sector lending से कोई मतलब नहीं उसको। CRR is the proportion of the deposit that banks have to keep as cash with the RBI. The percentage requirement is only 4% of the total demand deposit, but as per the recent measure, bank had maintained 100% CRR for the incremental deposit they received between the September 16, 2016 as November 11, 2016. This week is because over 2 lakh crore of the cash was deposited in the banking system. Lending this fund will create a massive rise in the liquidity in the financial market and lead to inflation volatility. Which of the following measures by the government will lead to the reduction in the inflation? कौन कौन से ऐसे कदम हैं जिसके द्वारा इन्फ्लेशन में कमी लाई जा सकती है भारतीय सरकार के द्वारा? रिडक्सिंग द गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, सरकार का अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन हो तो इन्फ्लेशन घट जाएगा क्या? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च को रोक दिया जाए, कम कर दिया जाए। वेनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इसेंशियल आइटम्स, बाहरी सामान पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो समझते होंगे, एक्सपोर्ट का मतलब बेचना, बेचने से रोक दिया जाए क्या? चलिए बताइए। चलिए, इसका तो कॉमन सेंस का जवाब होगा मेरे ख्याल से, आप अगर छाट सकते हैं तो। एब्सोल्युटली एक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सरकार जब गवर्नमेंट टैक्स घटा देगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा, और लोगों के हाथ में जब पैसा ज़्यादा हो तो डिमांड ज़्यादा होगा, और डिमांड ज़्यादा हो तो उसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ द एवरेज वस्तुओं का कीमत बढ़ना इन्फ्लेशन है, और वो इसलिए होता है जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होता है और उस अनुपात में सप्लाई नहीं होता मार्केट में, तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। और इस स्थिति में अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन को कम कर दे, अर्थात टैक्स को रिड्यूस कर दे, या टैक्स का जो स्लेब है उसको कम कर दिया जाए, यही हो सकता है ओवरऑल। तो ऐसा करना नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में जनरली टैक्स को बढ़ाया जाता है। तो एक स्टेटमेंट खत्म हुआ तो आपको अपना ऑटोमेटिक आंसर मिल चुका है, 2 और 3 इज द राइट आंसर। इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्यूसिंग द मनी इनकम्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एग्रीगेट डिमांड। फिस्कल मेजर, कौन कौन से फिस्कल जो फिस्कल पॉलिसी जो होता है जिसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है?
गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। एक तो भारत सरकार को जो बकवास खर्चे हैं उनको रोकना होगा, जो कि गैर विकास परियोजना में लगाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, वो कम करना होगा। एक्टिविटी इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन। दूसरा है टू कट द पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द रेट्स ऑफ द पर्सनल कॉर्पोरेट एंड कमोडिटी टैक्सेस शुड बी रेस। टैक्स के जो दरें हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, या फिर जीएसटी ही क्यों ना हो, उनको बढ़ा दिया जाए। सम protectionist measure such as the banning of the export of essential items such as pulses, cereals, oils to support the domestic consumption। घर में खुद इस चीज़ों की डिमांड जब ज़्यादा है, चाहे दाल हो, सब्जी हो, फल हो, ऑयल हो, अनाज हो, ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होते हैं उनके निर्यात पर पाबंद लगा देना चाहिए कुछ समय के लिए, ताकि और हो सके तो इंकरेज करे जाए इंपोर्ट लोअरिंग ड्यूटीज़ ऑन द इंपोर्ट आइटम्स। और हो सकता है तो आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ घटा दीजिए ताकि आसानी से आयात हो सके। ओके, इन द इकोनॉमिक्स ये जो एक्सटर्नलिटीज़ जिसको बाह्यतम बोलते हैं, क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, इनकम अर्न फ्रॉम द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर पेइंग इंटरेस्ट टू लोन्स टेकन फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक externalities I already explained about it. It's a positive or negative consequences of an economic activity. चलिए इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। एक्सटर्नलिटीज occur when producing or consuming a good cause an effect on the third party not directly related to the transaction. Externalities can be either positive or negative. जैसे कि positive externalities, a farmer grow apple trees. Okay, an external benefit is that provides nectar for a nearby bookkeeper who gains increased honey as a result of the farmer's orchard. The bookkeeper provides an external benefit to the apple grower because his bees help to fertilize the apple trees. Negative, जैसे कि making furniture by cutting down rainforest in the Amazon leads to negative externality to the other people. Firstly, it harms the indigenous people of Amazon rainforest, and it also leads to the higher global warming as there are fewer trees absorb the carbon dioxide. समझ में आ गया होगा एक्सटर्नलिटीज के बारे में। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति खुद को नुकसान तो पहुंचाता होता है, लेकिन उसके बगल में बैठा व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो जाता है। थर्ड पर्सन उस व्यक्ति को उससे कुछ लेना देना होता नहीं है, लेकिन उसको नुकसान हो जाता है। जबकि एक अगर किसी लैंप पोस्ट में अगर एक बहुत अच्छा सोलर लैंप लगा दिया जाए तो उसका लगाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन उसका फ़ायदा तो चलने वाले व्यक्ति को भी मिलता है, और उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी जोड़ी है उससे भी रोशनी मिल जाती है। तो थर्ड पर्सन झुग्गी झोपड़ी है उसको ऐसे ही फ़ायदा मिल जा रहा है। ये भी एक्सटर्नलिटीज का एग्जाम्पल्स है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन और एक्शंस कैन बी टेकन एज अ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट बजट। सरकार अपना बजट जो डेफिसिट बजट होता है उसको कम करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, रेशनलाइजिंग सब्सिडीज, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, और फाइनली आपको पकड़ना है। आई थिंक आपने तो पकड़ ही लिया होगा, क्योंकि आपको पता होगा इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बकवास है। ये तो न्यू वेलफेयर स्कीम से खर्चा बढ़ेगा, तो दो तो होगा नहीं, दो तो रहने से रहा। अब बताइए कि रैशनलाइजिंग तो सही है, तीन भी सही है, इसका मतलब तीन तो होगा ही, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ब्लोट्स द फिजिकल डेफिसिट, जिससे कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। सिंस इट फॉर्म्स द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि आपको पता होगा रेवेन्यू खर्चा जो है फिजिकल डेफिसिट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इट्स रिडक्शन हैज़ अ वेरी लार्ज इफेक्ट ऑन द फिजिकल डेफिसिट। इट विल फर्दर इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। अगर आपका 2 नंबर स्टेटमेंट अगर किया जाए कि सरकारी खर्चा बढ़ा दिया तो फिजिकल डेफिसिट और बढ़ जाएगा। सब्सिडीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इट रिडक्शन विल कट डाउन द फिजिकल डेफिसिट। द रिड्यूसेस द टैक्स रेवेन्यू एंड दस इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। अगर टैक्स रेवेन्यू कम हुआ तो फिजिकल डेफिसिट और बढ़ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर लोन्स मेड बाय द बैंक फॉर और द फिनेंस कंपनी। एनपीए जो कि एक गंभीर समस्या है बैंकों के लिए, तो बैंकों के लिए एनपीए किस प्रकार एक प्रकार से बैड इफेक्ट है, कौन कौन सा प्रभाव होता है इससे बताइए। पहला, बैंक्स टेंड टू लोअर द इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट। इससे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट घट जाता है क्या? रिजल्ट इन द लेसर इंटरेस्ट इनकम। तीसरा है रिस्क वेटेड एसेट और जुड़ जाता है। चलिए इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है 1, 2 and 3 एब्सोल्युटली अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनपीए के बढ़ने के प्रभाव। इन द लाइट ऑफ द हाई एनपीए बैंक्स टेंड टू लोअर द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द डिपॉजिट
on one hand and likely to levy higher interest rate on the advances. आप अगर जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, दूसरा आप जमा बाहर निकालने जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाया देता है ताकि आप हतोत्साहित हो, आप लोन लेने ही ना आए बैंक में. द इंक्रीज NPA पुट pressure on recycling of funds and reduces the ability of banks for lending more and thus result in the lesser interest income. जब बैंकों को ये खतरा महसूस हो जाएगा कि ये दिया गया पैसा वापस नहीं आने वाला है बल्कि NPA में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्वाभाविक है आप कम से कम क्रेडिट इनफ्लो कराएंगे, जिसके कारण इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगा. इंटरेस्ट के रूप में जो कमाई होता है, जो बैंकों का खर्चा होता है, वो घट जाएगा. और फाइनली, एज पर द बेसल नॉर्म्स, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एडिक्वेट कैपिटल ऑन रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है, एक निश्चित अमाउंट का पैसा बैंकों को अपने रिस्क वेटेड एसेट के रूप में रखना पड़ता है. एवरी इंक्रीजेज इन NPA लेवल एड्स टू द रिस्क वेटेड एसेट विच वारंट द बैंक टू सोर अप देयर कैपिटल बेस फर्दर. जैसे जैसे NPA का बढ़ेगा भार, वैसे वैसे उसको अधिक से अधिक रिस्क वेटेड एसेट्स के रूप में पैसा और अधिक रखना पड़ेगा ताकि उस शॉक्स को अब्जॉर्ब कर पाए रिस्क वेटेड एसेट्स. Okay, sufficient in this video. We discussed almost 25 questions in detailed explanation, Hindi as well as English. So watch this video, learn something. If you got something, please subscribe my channel. If you love this, if you don't love this, don't subscribe, as your wish. Thanks a lot for watching this video.